अस्सलाम वालेकुम जी। एजाज़ निसार, प्रेसिडेंट CEO क्लब पाकिस्तान विद कॉफ़ी विद CEO हाजिर है। ये जो कॉफ़ी विद CEO एक सेशन है, ये CEO क्लब की छोटी सी एक सर्विस है टूवर्ड्स द पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड द टू क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन। नंबर वन इज़ सीकिंग द गाइडेंस एंड द डायरेक्शन फ्रॉम द CEOs एज अ मेंटोर्स। तो ये असल में ये जो CEOs एज ए मेंटोर का ये कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में हम इनसे सीख सकते हैं, हमारी नस्ल जो नहीं सीख सकती। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इस कन्वर्सेशन का, इस सारी एक्टिविटी का, वो है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, कि हम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो बिज़नेस लीडर्स हैं उनसे इंस्पायर हो सकें, उनकी लाइफ से, उनकी स्ट्रगल से, उनकी पेन से, उनकी प्राइड से, कि उन्होंने क्या सीखा। तो आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, मेरी इनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई। ये बहुत ही खूबसूरत इंसान है, हफीज़ हबीबी साहब। हबीबी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसके अंदर अम्ब्रेला में एक हाफ डजन कंपनीज काम कर रही हैं और पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। और बड़ी खूबसूरती को, ब्यूटी को कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ एक्ट ऑफ क्रिएशन बट इज़ एन एक्ट ऑफ डिस्कवरी। ज़बरदस्त। आपने तो पता नहीं मेरा जुमला कहीं से आपने ज़रूर सर मैं ओवर टू यू सर। हबीबी साहब, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताएं कि अपनी छोटी सी इन नटशेल शेयर विद अस द जर्नी कि आपने माशाल्लाह इतनी एम्पायर बनाई। यू आर एन आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट का काम होता है हुस्न को डिस्कवर करना, ब्यूटी को, यानी कि अलाइनमेंट, हारमनी, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। सर, आर्किटेक्ट से ये इतनी बड़ी एम्पायर का सफ़र चंद लफ्ज़ों में बताएं, कहाँ से शुरू किया? ये तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि ऐसा हिस्ट्री की किस तरह हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी टू आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज़ जो हम हबीबी ग्रुप के अंदर में कर रहे हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ वे बैक 90s में, अर्ली 90s बिल्कुल शुरू में स्टार्ट किया था। We started off as the pooling together the expertise, various expertise, जैसे कि जिसमें आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स एंड रिलेटेड फील्ड के लोग थे सारे। तो बड़ी प्रोफेशनलिज्म एंड स्पिरिट के साथ शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेंटेन दैट थिंग, और हमने बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में परफॉर्म किए। स्टार्टेड ऑफ विद द कंसल्टिंग कंपनी एंड क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अल्हम्दुलिल्लाह इन द प्राइवेट सेक्टर। उससे पहले ज़ाहिर है कि मैं नेस्पाक में जॉब करता रहा हूँ, फिर 10 साल अपने कैरियर के बिगनिंग में। लेकिन फिर मेरी जो नेस्पाक में जॉब किया? जी, मैं जॉब की। फिर मेरी कैरियर की जो अपनी प्राइवेट कैरियर की जो इब्तिदा हुई है वो 90s में हुई है। 90s में जी। फिर उसके क्या बाद आपने स्टार्टेट किया हबीबी ग्रुप? नहीं, या सीजी स्टार्ट किया। फिर ये स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीजी डेवलपमेंट, सीजी ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। ये इस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ बिजनेस फ्रॉम देयर टू द हबीबी ग्रुप at present, where we are standing. A couple of companies are there, and they are varied into varied businesses. So we are alhamdulillah doing better towards better growth. और यही है। बाकी तो आपको ऑब्जेक्टिव तो हमको पता नहीं हम किस तरफ जा रहे होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि वी शुड, जैसे कुरान कहता है ना, तकवा का जिक्र करता है ना, कि आप अपने इस तरीके से रास्ते से गुजरें कि अपने कपड़े गंदे ना हो आपके, और झाड़ियों से ज़रा बच के निकलो। तो वो चीज़ है कि आप एक सफ़र तय कर रहे हैं, उस सफ़र के अंदर आपने जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर हर तरीके की चीज़ें हैं, तो उससे अपनी कोशिश करते हैं कि वी जस्ट पास थ्रू दिस थिंग और प्रोग्रेस करते रहें। प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज गुड फॉर, बिकॉज जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो इट्स नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, बट वॉट एवर यू डू इट्स एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, बैक टू सोसाइटी। हमने इस प्रोसेस के अंदर बेशुमार लोग प्रोफेशनल्स ट्रेन करके निकल के, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग। एक पूरी एक एकेडमी है। इट्स एक्चुअली द प्रोसेस। दे वर्क विद अस एंड देन गो एंड दे वर्क समवेयर एल्स। और वो वहाँ जहाँ कर रहे थे दे इम्पार्ट, अब वो कहीं डेलिबरेट तरीके से इम्पार्ट कर रहे होते हैं नॉलेज या एक्सपीरियंसेस शेयर कर से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, कभी अनकॉन्शियसली पहुंचा रहे होते हैं। तो इन अ वे वो पूरा एक सिलसिला है जो चल रहा होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग लगे हुए हैं जो कि हमारी कंपनी से निकल के गए हैं। बड़ा प्राइड फील होता है, बड़ा प्राइड फील होता है। तो इस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो भी स्टोरी होती है ना ज़िंदगी की, मैंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, पढ़ती हैं, दो चीज़ों पे घूमती हैं, एक पेन और एक प्राइड जर्नी। पेन होता है और एक प्राइड होता है। प्राइड तो आपने बता दिया,
2-3 पेन्स बताएं जो आपने सारे स्टेप्स में से जो गुजरे। मैंने एक शेर आपको छोटा सा सुनाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। दर्द को दीने सुखन जानते हैं, दर्द को दीने सुखन जानते हैं, हम के आराइश फन जानते हैं। वाह वाह वाह, क्या तो जब दर्द नहीं होगा, अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक पेन, you can never achieve excellence, I tell you। तो एक्सेलेंस अचीव करने के लिए आपको पेन लेना ही पड़ता है। हाय, वो कहते हैं ना, उस्ताद हमें स्कूल में पढ़ाते थे ना कि जो माइकल एंजेलो ने वो जो मुजस्समा बनाया ना जिसमें, तो वो कहता है कि जो आपको अगर आपकी आपको वो जो चिजलिंग होती है ना, वो जैसे हथौड़े से छैनी के साथ वो जो आपको फालतू पत्थर निकालते हैं तो बड़ी पेन होती है, लेकिन उस पेन के बगैर वो अंदर का जो मुजस्समा है, अंदर का घोड़ा बाहर नहीं निकल सकता। वो डिस्कवर, यही तो जब आपने जो शुरू में जो जुमला कहा था ना कि इट्स एन आर्किटेक्चर इज एन एक्ट ऑफ डिस्कवरी, वो ये चीज़ है। दिस इज द एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट माइकल एंजेलो सेड कि जी मैं डिस्कवर करता हूँ, इट इज अ स्टोन लाइंग देयर एंड व्हाट आई डू विद माय एफर्ट्स इज आई जस्ट अनकवर वो तमाम चीज़ें, और मैं डिस्कवर करता हूँ जो उसके साथ अल्टीमेट उसके अंदर द ट्रुथ है। वो ट्रुथ अचीव करने के लिए वो यही रूमी भी कहता है। और मुख्तलिफ सुनो, आप उसको आप अपनी पेन लेते हैं और उस पेन आपको फिर वो ट्रुथ की तरफ लेके जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी फिलॉसफी है इसके अंदर। तो यही चीज़ है। आपने बिल्कुल स्टार्ट ही आपने जुमला वहाँ से किया, मैं बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं आपने कहाँ से देखा मेरा बुनियादी जुमला, बट दैट इज़ एक्चुअली द जिस्ट ऑफ माई एंटायर स्ट्रगल, लाइफ का जो डिस्कवरी है। बिल्कुल डिस्कवरी। तो मैं, बहुत से लोग क्रिएशन कहते हैं, आर्किटेक्चर, मैं आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जो आर्किटेक्चर इटसेल्फ है वो लोग, हम लोग 99.9% पाकिस्तान में और अब दुनिया भर में हम समझते हैं कि हम बड़े क्रिएटर हो गए। भाई हम क्रिएटर नहीं हैं, हम लोग डिस्कवर कर, क्रिएटर तो वो है खुदा की, उसने छोड़ दी चीज़ें बना के, हमको तो अपनी एक्सपीरियंस से हमको उसको हम उसमें से वो रियलिटी डिस्कवर करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ बन गई, दैट इज़ इट। हमारा रोल ही डिफरेंट। अच्छा, हम अब अपने आप को करने के लिए, अपने आप को एक इंडिविजुअलिज्म दिखाने के लिए हम मुख्तलिफ हरकतें भी करते रहते हैं। उसमें हमारी यानी आप जाके दुबई में देख लिए, हर बिल्डिंग नज़र आएगी आपको एक नमूना, और वो अपने उसमें अपने आप को बना रहे होते हैं, और वो जो इंसान बेचारे ने यूज़ करना होता है वो तो कहीं दूर खड़ा उसको देख रहा होता है। तो हमारी जो बिल्डिंग होती है वो हमारी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे होते हैं उसको। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो, इसकी वजह ये है कि हम समझ लेते हैं कि शायद हम वो कोई क्रिएशन कर रहे हों, वो खुदा न खास्ता हम कोई क्रिएशन नहीं कर रहे होते। एक्चुअली जो जेन्युइन आर्किटेक्चर, जेन्युइन वर्क कर रहे होते हैं, जो सच्चाई के साथ कर रहे होते हैं, वो डिस्कवरी हो रही होती है। वो आपकी बात को स्ट्रेंथन करता हूँ। कहते मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई है, मेरा नहीं, ये तो डिस्कवरी की आपने। ये जो न्यूटन ने जब थर्ड लॉ बनाया तो उससे पूछा, ये आपने सोच के बनाया था, ये जो कि ग्रेविटी का लॉ नहीं उसने बनाया था? बिल्कुल बिल्कुल। कि वो जो एप्पल गिरता है नीचे, तो वो उसने कहा था कि ये तो पहले मौजूद था। मैंने क्या किया, मैंने तो डिस्कवर किया। बिल्कुल सही बात है यार, ये ग्रेविटी क्या होती है। तो ये बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा कि वो आर्किटेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे अवामिल होते हैं, वो मिलकर फिर एक खास किस्म के आर्किटेक्चर को जन्म दे देते हैं। सर, ये तो एक तख्लीक है ना, एक इमेजिनेशन है। ये तो आपकी कहते हैं ना कि इन द वार ऑफ रियलिटी, आइंस्टाइन कहते हैं कि इन द वार ऑफ रियलिटी इमेजिनेशन इज द लीथल वेपन, इज मोर इम्पोर्टेंट। रियलिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेजिनेशन ही तो सब कराती है आपको आगे। तो वही तो इमेजिनेशन आपके, यू हैव टू हैव दैट इमेजिनेशन टू बी एबल टू, कि जिसकी वजह से फिर आप दूसरी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कहते हैं ये पर्दा नशीन, ऑब्जेक्टिव देते ना ये पर्दा आपके लिए एक शेर है कि पर्दा नशीन तुझको ये पर्दा मुबारक हो, हम अपने तस्वर में तस्वीर बना लेंगे। वाह, कि जो तस्वर में जो तस्वीर बनती है नजर, वो रियलिटी से भी खूबसूरत होती है। सही बात है, एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट। सर आगे चलते हैं। हबीबी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अब आपकी ज़्यादा तो जो ये आपने पास्ट बताया, अब आपको मुझे फ्यूचर में बताइए हबीबी ग्रुप के क्या प्रोजेक्ट्स हैं राइट नाउ, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ नेक्स्ट 5 years। हबीबी ग्रुप ने ये करना है, कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्ट जो भी पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम्स। देखिए, हबीबी ग्रुप में हम ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हम खास कर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो थी ना, पर्टिकुलरली हमारा मेजर बिजनेस जो है ना वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है जी, और कुछ दूसरे बिजनेसेस हैं वो भी कंट्रीब्यूटिंग है। वो मैं थोड़ा सा अगर आप कहीं तो हल्का सा बता दूंगा आपको। लेकिन एक और बिजनेस हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो बिजनेस पानी से रिलेटेड है, जो हमारे बुनियादी प्रॉब्लम है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक्चुअली अल्टीमेटली इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए होती हैं।
तो डेवलपमेंट को जब हम बहुत स्मॉल कर देते हैं तो वो डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आ जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा होराइजन बड़ा कर दीजिए तो सारी चीज़ें आ जाती है डेवलपमेंट के अंदर, द एंटायरिटी आ जाती है डेवलपमेंट में, पूरी आप पूरी ह्यूमैनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम ट्रेड्स आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा अगर मैं और आसान कर दूँ डेवलपमेंट के लफ्ज़ को, इशफाक अहमद के मेरे उस्ताद थे, वो कहते थे कि ज़िंदगी में सानियाओं को डिस्कवर करो और सानियाँ तकसीम करो। तो यहाँ पर एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन जब आप एक स्ट्रेंथ में लाते हैं, जब उस किसी की आपकी ऑब्जेक्टिव ये होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली सेल्फ सर्विंग होता है, लेकिन हर इंसान भी होता है और वो इंसानियत में कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है, और वो करता है कुछ डेलिबरेटली, अपनी डिज़ायर को समझते हैं कि वो कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे नोबल लोग ऐसे हैं जो बस कर रहे हैं, तो उसको कुछ डिसऑर्गेनाइज मैनर में कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में कर रहे हैं। तो जब आप उसको एक कॉर्पोरेट कल्चर देते हैं तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अवर एफर्ट कि जी हमने जो गेन किया है, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी, 40 साल की प्रोफेशनल लाइफ दी हमें, तो हम सोसाइटी में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें किसी। अब हमने देखा कि ये तो जो डेवलपमेंट सेक्टर, अब आप थोड़ा सा उस पर आ जाइए, स्पेसिफिक हो जाए, तो डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके अंदर हमने देखा कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है पाकिस्तान में, सॉरी टू से। अच्छा, जो सही प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं वो आते नहीं, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। अच्छी नज़र से क्यों नहीं देखा जाता? उसकी वजह ये है कि मेल प्रैक्टिसेस हैं। जिस सेक्टर में ज़्यादा मेल प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर लोग अच्छे प्रोफेशनल्स अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं है उस चीज़ का, डेवलपमेंट का, इंसान ह्यूमन सेटलमेंट से, सोसाइटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप समझे? तो हमने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूरत इस बात की हमने महसूस की कि हमने 40 साल में जो गेन किया है अपनी प्रोफेशनलिज्म में, हमने प्रोफेशनल्स बनाए हैं, हमारे पास प्रोफेशनल बेस मौजूद है, तो वाई नॉट वी एक्वायर सम काइंड ऑफ दोज डेफिशिएंसीज जो हमको अभी डेवलपमेंट में आने से रोक रही हैं, वो हमने अपने पास, वो ट्रेड्स हमने अपने पास रखी और फिर हम डेवलपमेंट में आ गए, ताकि विद एन इंटेंशन टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ चेंज। ट्रू कि आपको फिर कम नज़र आ रहे हैं प्रोफेशनल पाकिस्तान में डेवलपमेंट ग्रुप जिसके अंदर प्रोफेशनल बेस मौजूद हो आपकी डेवलपमेंट करने के लिए। वो सर्विसेज जो हम दूसरे ग्रुप्स को देते रहे, हमने कहा कि हम अब ऐसी इस तरह से एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो इन हाउस सर्विसेज हम दें लोगों को, ताकि हम विद द इंटेंशन कि हम कोई एक्सेलेंस अचीव करें इसमें, और लोग जो यूज़र हों वो भी एक बेटर अच्छे प्रोजेक्ट, एक नेक्स्ट लेवल पे चाहिए ना, एक कंट्रीब्यूशन हो जाए कंट्रीब्यूशन। हाँ, इसका ये मकसद नहीं है कि हर एक्ट जो आप करते हैं वो कुछ आपको भी फ़ायदा पहुंचाता है, कुछ सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका फ़ायदा हमको नहीं होगा, इसका फ़ायदा हमको होगा, इसका फ़ायदा सोसाइटी को। सर ये मैंने माशाल्लाह एक चीज़ देखी है, ये 55, ये बड़ी खूबसूरत एक किताब है, आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये आर्किटेक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस के नाम से, इसमें हबीबी का भी जिक्र किया गया है। वो 3-4 बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आपने जो पब्लिक के लिए या सेक्टर में और यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में की, वो कौन से, ताकि माशाल्लाह ये यू आर चोजन फॉर दिस सर? जी हाँ, मेरी तो कोई तकरीबन 40 साल लाइफ है, तो मैं जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तो हर प्रोजेक्ट के पीछे पूरी कहानी छुपी हुई है। तो मैं 2-4 प्रोजेक्ट आपको बता देता हूँ, 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रोजेक्ट। तो हमने वे बैक हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मेरा फर्स्ट बहुत शुरू का अर्ली स्टेज का प्रोजेक्ट था, जिसकी प्रेजेंटेशन भी उस वक्त गुलाम इसहाक खान थे और नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त। सो वी मेड प्रेजेंटेशन, और उसके ज़माने में फिर वो पूरा मास्टर प्लान और पूरी चीज़ें डेवलप की उस ज़माने में। वी डिड अ प्रोजेक्ट विच वॉज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट बट अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट प्रॉपरली बिल्ट। That project for Armed Forces Medical City. When I was in America, I was working with Tom Pate Associates in America, Boston में। तो वहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में था, रावलपिंडी में, CMH वगैरह जहाँ पे। तो वो इट वॉज अ फंटास्टिक प्रोजेक्ट, और अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी, जो डिज़ाइन उसका था वो फिर आर्किटेक्चर रिकॉर्ड में भी पब्लिश हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़माने ज़ियाउल का दौर था। उसके बाद प्रोजेक्ट जब हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन में जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी शक्ल छोड़ देता है और वो अपनी ओरिजिनल स्पिरिट भी छोड़ देता है पीछे, इसमें ब्यूरोक्रेटिक, लेकिन जो डिज़ाइन प्रोसेस से आप गुजरे वो मेरे लिए लाइफ एक्सपीरियंस था। बिकॉज मेरा जो मुझसे सीनियर वहाँ होते थे वो बॉस्टन में, ही वॉज द सेम पर्सन हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ आगा खान हॉस्पिटल।
ठीक है ना. सो ही वॉज बेसिकली ईरानी बट अमेरिकन. मोजान खादिम नाम था उनका. तो ही वॉज माई रियल मेंटोर आई वुड से ना. बहुत सीखा आपने. बहुत सीखा मैंने. तो वो उन्होंने जो मुझे ये जो आपने बात कही ना, ये जो अभी के जी आर्किटेक्चर इज एक्ट ऑफ डिस्कवरी, एक्चुअली ये फिलोसफी जो है ना, वी डिस्कस्ड अ लॉट देयर इन अमेरिका कि जी ये आर्किटेक्चर एक्चुअली जो है ये एक्ट ऑफ डिस्कवरी. तो हम जेन्युइन ऐसा कोई काम करें. तो वो प्रोजेक्ट जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पर कंसीव किया पूरा. वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना. कुछ एक दो पार्ट्स छोटे बन गए उसके, लेकिन अदरवाइज वो इट वॉज अ 2000 बेड हॉस्पिटल सिटी लेवल, पूरा सिटी था वो प्रोजेक्ट था. फिर हमने प्रोजेक्ट किया रीडेवलपमेंट ऑफ दरगाह 7 शरीफ का, वो पूरा उसका रिलीजियस कॉम्प्लेक्स जो है ना वो पूरा. और उसमें हमने वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो इनहेरिट कर, वो उसमें हमने इम्प्लीमेंट करवाया वहाँ पे. वो है, वो एक प्रोजेक्ट है हमारा. फिर हमारा इस्लामाबाद में UBL की जोनल हेड ऑफिस बिल्डिंग हमारा, उस पर मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है, जो इस्लामाबाद में पहली टॉल बिल्डिंग थी इस एवेन्यू के ऊपर. आपने देखा होगा 17 स्टोरी की. वो हमारी UBL वाली वो आपकी डिज़ाइन. जी जी जी. दैट्स मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिल चुका उसका. अल्हम्दुलिल्लाह. पहली बिल्डिंग थी. अब तो खैर बहुत पुरानी हो गई, लेकिन वो पहली बिल्डिंग थी. फिर एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, इनके साथ काफ़ी काम किया हमने. एयरफोर्स में E9 सेक्टर में जो एयरफोर्स मेस कॉम्प्लेक्स है वो हमने किया. फिर कराची में हमने अभी ये एकेडमी, नेवल एकेडमी, रीडेवलपमेंट नेवल एकेडमी. एक प्रोजेक्ट हम बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं कराची के लिए. वो कराची बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ रिवाइवल ऑफ सदर डाउनटाउन. ज़बरदस्त. वो क्या है? वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एम्प्रेस मार्केट से लेके और पाकिस्तान चौक तक का जो पोर्शन है उस अमेजिना रोड तक का, ये पूरे को हमने एक जो मास्टर प्लान बनाया है उसके हिसाब से भी हमने मेजर पेडेस्ट्रियनाइजेशन सजेस्ट की है कि जी आप इसमें वो कराची की जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी है ना, दैट शुड बी ब्रॉट बैक इनटू द सिटी. रिवाइवल ऑफ सदर डाउनटाउन, दैट इज़ द एक्चुअली द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. और उसमें हमने कहा है कि वो पुरानी जो आपकी जो ट्राम सिस्टम था उसको भी हमने इसमें प्रपोज किया है कि आप उसमें बनाए. इसमें जहांगीर पार्क एक बहुत पुराना पार्क था हिस्टोरिक, उसको पूरे को पूरे रीडेवलप कर दिया. एम्प्रेस मार्केट रीडेवलप हो रही है और बहुत सारी. आई थिंक दैट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द सिटी. दैट्स वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स. जी जी. तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम करते रहे हैं. अभी हम जो डेवलपमेंट के अंदर जब हम गए तो हमने फिर अभी जो हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, एक पटियाटा में कर रहे हैं प्रोजेक्ट, शुरू हो जाए जी पटियाटा में. वो है पटियाटा रिजॉर्ट वैली जी. दैट प्रोजेक्ट आपने ये रखा हुआ है इसका आपने देखा हुआ वो है. हम हैदराबाद में हाउसिंग स्कीम बड़ी ला रहे हैं, वो स्टार्ट टू कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके अंदर. हाँ जी. और हम इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से हमारी ये डेवलपमेंट एक्सरसाइज है. फिर हम दूसरे ट्रेड्स में जो आ रहे हैं ना, वो वाटर की आपने बात बताने लगे थे. पानी के हवाले से वो भी बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया में. एक्चुअली पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक फाइनलाइज़ किया है. हम बहुत शॉर्टली हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह. वो चीज़ है वो मैग्नेटिक आयोनाइजेशन की टेक्नोलॉजी. मैग्नेटिक आयोनाइजेशन प्रोसेस ये है. ये आपने ये लोग वो हैं जो हमारे साथ इसमें आ रहे हैं, वो हैं जो कि दुबई के अंदर आर्टिफिशियल रेन भी करा रहे हैं, आपको पता होगा ना, वही लोग हैं. सो एक्चुअली हमारी जो ये इसकी सिलसिला जो हम पाकिस्तान में इनको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये वो है जो कि पाकिस्तान में पानी की डेफिशिएंसी डैम्स के अंदर ख़त्म कर देगा. ओके जी. आयोडीन वो जो आपको डेफिशिएंसी हो जाती है ना, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती, या ये कि इसके हमारी इसमें जो कुछ डिवाइसेस ऐसी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे उसमें आपको मेंटेनेंस फ्री डिवाइसेस हैं जो कि नमकीन पानी को कल्टीवेशन के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए न सिर्फ फिट करेंगी बल्कि वो एनहांस्ड पानी, बहुत ज़्यादा एनर्जी. तो ये चीज़ें हैं उसके अंदर जो कि थर्को का फेट चेंज कर सकती हैं. अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वी आर पुटिंग अप प्रपोजल्स इन दिस रिगार्ड एंड दैट जी. तो ये चीज़ें हमारी फ्यूचर की आ रही हैं. सर मुझे एक छोटा सा सवाल ये है कि हबीबी ग्रुप का किसी भी कंपनी की जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, किसी भी इदारे की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी कोर वैल्यूज़ होती हैं, उसका मिशन स्टेटमेंट होता है. क्या कोर वैल्यूज़ हैं जो ड्राइव कर रही हैं सारी आपके इस विजन को, और आपकी जो नेक्स्ट सक्सेशन प्लानिंग जो आपकी इसी का पार्ट होगा, स्ट्रेटेजिक जो लॉन्ग टर्म है, कि ताकि हबीबी ग्रुप के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में भी चलते रहें सर. और क्या कोर वैल्यूज़? कोर वैल्यू पहले तो ये है कि हाँ अचीव क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी सेल्फ कंपनी ग्रोथ, कॉर्पोरेट ग्रोथ तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो दैट शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. पहली बात ये कि दिस इज प्राइमरी थिंग दैट इज इन द माइंड, डेलिबरेटली इन द माइंड, कि जी आप किसी तरीके से सोसाइटी के एक फ़ाल हिस्सा बनाएं इसको, और जितना इफेक्टिव मैनर में आप कर सकें कि शायद वो ही आपको शायद कुछ दे जाएं,
ये फिर मैं कुरान के अखबार की तरफ आपकी तरफ जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा मौलवी नहीं हूँ, आई एम सॉरी। नहीं सर, इसमें मौलवी का ताल्लुक नहीं है, इसके साथ ना सच का ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि इंसान को दे के खुशी महसूस होती है, ले के खुशी महसूस नहीं गिवर होती। जो होते हैं ना, दे आर मोर हैप्पी पीपल। वो दे के खुशी महसूस होती है। वो कहते हैं कि जब ये मैं आपको कुरानी, मैं वो आपको वो तो नहीं बता कह सकता आपसे जो क्योंकि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ या मैं Okay, I can understand. वो जाकिर नाइक नहीं हूँ कि आपको कोट करता रहूँ, हवाले देता रहूँ। आयात। लेकिन जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये मेंशन है उसके अंदर, शायद आपको भी पढ़ें तो आपको डिस्कवर हो जाए कि हमारे जो बुनियादी हाउसिंग यूनिट है ना, यानी ये मिसाल मौजूद है कि जी हम जो बेसिक हमारा जो यूनिट है ना, जिसके अंदर के हमारे जब बच्चे आते हैं इस दुनिया के अंदर तो हम उनको देते हैं तो खुशी महसूस होती है। तो इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ है कि वो दे के खुशी महसूस करता है। अगर हम दे के खुशी महसूस नहीं करते तो हमारी जनरेशन्स डेड हो जाती। वो कहता है कुरान कि तुम अपनी घर की ये दीवारें ढा क्यों नहीं देते, और इसी कॉन्सेप्ट को अपनी कम्युनिटी पे अप्लाई क्यों नहीं कर देते कि तुम ऐसी कम्युनिटी डेवलप करो कि तुम दे के खुशी महसूस करो। सो ये चीज़ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कभी रिलीजियस टॉक्स में नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कुरान का इतना बुलंद कॉन्सेप्ट है कि इंसान को दे के खुशी महसूस होती है। हमने हमेशा सोचा कि इंसान से शायद सेल्फिश है। तो ये जो बेसिक थीम है ना कुरानिक कि दे के खुशी महसूस हो, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ठीक है अपना बेनिफिट करें लेकिन कुछ सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करें। आपने बड़ी प्यारी बात की, सूरज है ना, रोशनी देता है, पैसे कुछ भी नहीं मांगता। आसमान है, चांद की चांदनी है, सितारे हैं, खुशबू है, फूल है, तितलियां हैं, ये क्या है भाई? आप सूरह नहल पढ़ लीजिए। सूरह नहल में उन्होंने कहा है कि आप अपनी कम्युनिटी की मिसाल शहद की मक्खी की तरह के मान क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो कंट्रीब्यूट, वो एक सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने बाकायदा उसके अंदर कि जी वो अर्न करती हैं। अगर जो अर्न करती है वो मक्खी वो खुद अपने ऊपर खर्च कर ले तो वो सिस्टम चल ही नहीं सके। वो कंट्रीब्यूट करती है तो वो सिस्टम चलता है। तो मिसाल दी गई है बाकायदा। इसलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज या वेल्थ को मना किया गया है। जी बिल्कुल, कहेगा आप उसको खुला रखें ताकि अगर चंद हाथों में ये जो सारा कैपिटलिज्म है, ये सारा जो हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसका है यही कि कंसंट्रेशन हो जाती है वो उनसे क्या एट द कॉस्ट ऑफ पुअर। जी बिल्कुल, उसको लॉजिक ये दे देते हैं लोग कि जी ये इम्प्लीमेंटेड कहीं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे जितने मुस्लिम ममालिक में उसमें हमारे सही तरीके से ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमने उसको बहुत फ़ौरी बनाया हुआ है। लेकिन बेसिकली अगर कभी जो ज़रूरत होगी, कुरान तो कहता है कि होगा, कभी एक दिन आएगा जबकि इम्प्लीमेंट होगा तो ये चीज़ें डेफिनेटली सर बिल्कुल होगा। सर आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं ये चलता हूँ कि व्हाट इज़ लीडरशिप, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी जगह मैं जाता हूँ पाकिस्तान को ऊपर से देखें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मसला है, ऊपर लीडरशिप का, नीचे भी, और घरों में भी सर यही मसाइल है। बाप और माँ जो भी लीडर्स होते हैं, व्हाट इज़ लीडरशिप टू यू एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंस, 3 कोर कॉम्पिटेंस फॉर एन इफेक्टिव लीडर? सर लीडर सबसे ज़्यादा एक परेशान कौन ज़िंदगी गुजारता है बिकॉज ही हैज़ ए मोर हाइटेंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं हुआ ना लीडर के अंदर तो वो लीडर नहीं है, सीधी बात। तो लीडर जब आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो आप उस पेन से गुजर सबसे ज़्यादा उसको जैसे माँ या बाप है, वो सबसे ज़्यादा टेंशन उसी लेनी है। एक्चुअली वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, ओनरशिप ले लेता है। तो फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैठा हुआ है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को की ग्रोथ का जिम्मेदारी ले लेता है। वो उन तमाम लोगों की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेता है, निगहबान हो जाता है। तो वो परवरिश की जो ये रबूबियत की जिम्मेदारी वो ले लेता है। अल्लाह ताला ने जो ये कहा है ना कि मैं हूँ जो आपका रब हूँ, और रबूबियत तो फिर वो वदियत किया है इंसान के अंदर, डेलीगेट किया है। यही तो लीडरशिप है। उन्हें कहा है कि आप पहले ही लफ्ज़ में हमने वैसे तर्जुमा तो इसमें कहा है कि अर्रहमान और रहीम हम आपको माफ़ करने वाले हैं, लेकिन इसके आप गौर फरमाइए तो इसका मतलब ये है कि हम आपको आपकी इर्तिका की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। रहमान और रहीम दोनों के मतलब में यही चीज़ है। अगर आप गौर फरमाइए कि रहमान हमने जो शुरू होता है ना, वहीं से ये शुरू होता है कि हमने ज़िम्मेदारी ली आपकी परवरिश की, आपकी रबूबियत की ज़िम्मेदारी ली है, आपकी इब्तिदा से आपकी इत्तका तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी रबूबियत में शामिल है, वो मैंने ली है, और वही वदियत की इंसान को। तो वो यही लीडरशिप है।
तो ये जो अल्लाह उसकी रेप्लिकेशन है जो एक लीडर अपने अगर ट्रू लीडर है तो वो लेता है कि वो फिर परवरिश की जिम्मेदारी लेता है, उसकी ग्रोथ से लेके उसकी नुक्ता आगाज़ से नुक्ता इंतहा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी वो लेता है। वो चीज़ है लीडरशिप, जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी। वो रबूबियत का जो क्वालिटी है वो उसकी रबूबियत की क्वालिटी उसके अंदर छोटा सा जर्रा, उसका एक जर्रा उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए कि क्योंकि माँ भी रब होती है ना, माँ भी तो करती है ना, यही करती है ना, आपको नुक्ता इब्तिदा से छोटी उसकी नुक्ता इंतहा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना, ये लीडरशिप है, ये है। सर एंटरप्रेन्योरशिप आपने एक नौकरी अब की, आप ये जी बिल्कुल व्हाट इज, क्योंकि इस मुल्क का ना जॉब सीकर्स माइंडसेट है बहुत ज़्यादा, जॉब क्रिएशन माइंडसेट नहीं डेवलप कर सके। ये शायद पता नहीं सूए गुलामी है, हुए गुलामी है हमारे अंदर। हम बड़े अच्छे क्लर्क पैदा करते हैं, अच्छे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा करते। व्हाट इज़, हु इज़ एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफ़र है ये नई नस्ल कैसे लेके आए सर? देखिए, आपने एंटरप्रेन्योर का जब लफ्ज़ यूज़ किया तो आपने तो कहानी तो खुद ही कह दी। एंटरप्रेन्योर का जो मतलब ये हुआ कि आपने एक लीडरशिप को जन्म दिया जो कि ग़ुलाम नहीं है, लेकिन आप जिस एजुकेशनल कल्चर से निकल के तशरीफ़ ला रहे हैं बाहर, वो पैदा ही ग़ुलाम कर रहा है। बिल्कुल, वो क्लर्क पैदा कर रहा है, क्लर्क पैदा कर रहा है, क्योंकि वो सिस्टम बनाया है एक ग़ुलाम मुल्क के लिए। ऐसे वो कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल, आज जो बच्चा है वो क्वेश्चन नहीं करता आपसे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको, हमारा पूरा सिस्टम उसको क्वेश्चन करने से रोकता है। जब उसको क्वेश्चन करने से रोकता है तो उसकी ग्रोथ को तो आपने पहले ही दफ़ा किल कर दिया। वो स्टंटिंग ग्रोथ हो जाती है ना, वो इंटेलेक्चुअल स्टंटिंग हो जाती है कि तुम जो अपने सीनियर का जो आपसे कहा जा रहा है उसको ओबीडियंस और डिसिप्लिन में ले आओ। जो पूरा सिस्टम है हमारा, वो उस पर एक अलग बहस चलेगी होती है। वो डिसिप्लिन आपको सिखाता है, वो डिसिप्लिन आपको एक ग़ुलामी करने की तरकीब बताता है, एक ऐसे आपको तरीक़ाकार बताता है। जबकि फिर मैं कुरान की तरफ, कुरान नहीं बताता, कुरान कहता है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बट यू मे डिफ़र। आप देखिए कहता है यू मे डिफ़र, आप इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, लेकिन आप पर लाजिम है कि ताज़ीम करें, रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर अपने सीनियर्स की आपने 100% कॉपी करनी होती तो हमारा दीन भी नहीं आगे बढ़ सकता। सर इस्लाम में वो तो नेगेट करके तो आया, इख्तिलाफ़ राय तो भाई नेगेट करके ही तो आया था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा व अजदाद को नेगेट करके आए थे, तो ये तो नेगेट करने का तो सिस्टम था ना। लेकिन हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, डेड हो गए। तो वो जो डेड हुए ना हम, तो वो तो उन्होंने डेड किया जो तो बाद में। लेकिन हमारी जो ये अंग्रेज़ों ने हमें मज़ीद ग़ुलामी को, उन्होंने तो बनाने थे ग़ुलाम, तो उन्होंने सारे का सारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम तरतीब दिया, वो सिस्टम आपको एक डिफरेंट एजुकेशन देता है, जिसमें आप ना क्लर्क कहते हैं आप उनको, या ग़ुलाम कहते हैं आपको, वो प्रोड्यूस होते हैं, नॉन थिंकर नहीं पैदा होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता जी। अब वो उसमें से उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं उनको बहुत बड़ा खराज तहसीर पेश को, जो उनमें से एंटरप्रेन्योर निकल आते हैं। यानी वो ऐसे लोग उनको उस सिस्टम से निकलने के बाद, और जो निकल आते हैं वो फिर आप देखिए वर्ल्ड में आप जा देखिए, बाज़ पाकिस्तानी और इंडियंस भी, मैं कहूँगा पाकिस्तानी कहाँ तरक्की कर गए हैं, कितना ज़्यादा। लेकिन ये कि जो ओवरऑल कलेक्टिवली ना हम जीरो, वो एक और भी सिलसिला इसकी वजह से इंडिविजुअली तो आपको लोग नज़र आते हैं जो कि जिन्होंने बहुत तरक्की भी कर ली और वो भी कर लिया, लेकिन कलेक्टिव मैनर में आप देखें तो वी स्टैंड नोवेयर। उसकी वजह ये कि कलेक्टिव सिस्टम आपको ये नहीं दे रहा। आप हम जो फेलियर हैं पाकिस्तान में, मैं वो कलेक्टिव मैनेजमेंट में फेलियर हैं। तो वो चीज़ जो है, वो जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने आप को भी आगे ले जाता है, और एक तरीके से कलेक्टिव मैनेजमेंट भी करता चलता है साथ में, ताकि वो लोग जो हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ चलते रहें आगे। सर आगे शॉर्ट 2-4 क्वेश्चन, पॉसिटी ऑफ टाइम डज नॉट अलाउ मी, मैं बहुत आगे जाऊँ। ये एक एरिया है जिसको हम, जो सीईओज़ होते हैं उनके अंदर एक कॉम्पिटेंस होती है कि दे हैव ए वेरी कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, देयर एंगर, देयर स्ट्रेस। आजकल जो लीडरशिप के डेवलपमेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। IQ से ज़्यादा EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एम्पैथी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसकी आप बात, कंपैशन इज़। हफीज़ साहब ने अपने अंदर ये एम्पैथी और ये जो EQ को क्या देखते हैं एक CEO के अंदर, एक लीडर के अंदर, कि वो हाउ इज़ एबल टू मैनेज
is emotion and temperamental control. Pakistan, we are sentimental people by DNA, by nature हम इतने ज़्यादा हाईली सेंटिमेंटल इमोशनल है. कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो? एक तो पहली बात ये कि इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ. एक तो जो टेम्परल बेसिस पे आपको होता है, जो कि आपके अंदर एक इनहेरिटेड होता है टेम्परामेंट बेसिस के ऊपर. और दूसरा जो है ना, वो सोसाइटी भी असरअंदाज होती है इसके ऊपर, इस उसके एटीट्यूड के ऊपर. तो ये जो तहम्मुल मिजाजी जो सोसाइटी से उठ गई है ना, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है. ये एक्चुअली एक कलेक्टिव सफरिंग हैं, इनजस्टिसेस हैं सोसाइटी के अंदर फैले हुए, विच परपीचुअली कॉज सच काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड एटीट्यूड एंड द इमोशंस, कि वो फिर वो सोसाइटी के लिए एक बड़ा नेगेटिव हिस्सा बन के सामने आता है. ये जो रूट कॉज पे अगर जाएं, एक्चुअली ये हर बात जो आप फरमा रहे हैं, चूँकि इसका ताल्लुक सोसाइटी से है और सोशल साइंसिस से है, तो हर बात के लिए शायद एक पूरी किताब आपको अलग मिले और एनालिसिस उसको आपको सेपरेट नज़र आए और उस पर बहस व तकरार की एक नई वो शुरू हो जाए. लेकिन फैक्ट ये है कि रूट कॉज इनजस्टिस है सोसाइटी का. सोशल इंजस्टिस आपके अंदर एक ऐसे इमोशनल टर्मोइल पैदा कर रहा है जो इंडिविजुअली भी हर्ट कर रहा है और कलेक्टिवली भी हर्ट कर रहा है. हमारी पूरी कौम का कलेक्टिव मिजाज बन गया है कि द रिएक्ट. और फिर उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडिया इज कंट्रीब्यूटिंग, स्प्रेडिंग डिप्रेशन, यानी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो उसके अंदर समझ लीजिए एक तरीके के एक एजेंट का काम कर रहा है, जो उसको और कैटलिस्ट है जो उस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेके चला जा रहा है पूरी सोसाइटी, सारी एनर्जी को नेगेटिव के. यानी आपको सिर्फ हाइपर न्यूज़ मिलती है हर वक्त. एक ये होने वाला है, ये हो रहा है, तब्दीली हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी जालो जर्नलिज्म मुसलसल ये ही एक नेगेटिविज्म जो चल रही है ना. ये सोसाइटी एक तो पहले ही आपकी एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, उसके अंदर जो अवामिल मिल रहे हैं वो ये अवामिल हैं. आप मतलब पूरी सोसाइटी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है. तो उनके अंदर जो इमोशनल टर्मोइल इस वक्त आप देख रहे हैं, वो उसमें कोई इंडिविजुअल हम तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आप कहें कि नहीं अभी भी साहब आपके अंदर बड़ा ये सब्र व तहम्मुल पैदा हो चुका है, तो आप कहेंगे ये तो एक मौजा पैदा हो गया है. अभी रिसेंटली परसों एक जो दुआ, ये लड़की बच्ची अपनी उसने शादी कर ली और उसको मीडिया ने इस तरीके से इमोशनलाइज और सेंटिमेंटलाइज किया कि वो उसकी माँ बाप रो रहे हैं और कोर्ट ने कहा जी नहीं, वो कह रहे हैं जी कोर्ट ने जुल्म कर दिया, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया. वो कोर्ट ने कहा ठीक है उनकी मर्ज़ी है, अगर बच्ची एडल्ट है अपनी हस्बैंड के साथ. लेकिन एक आम सी बात है, छोटी सी बात है, यूरोप में अंदर ये लड़का लड़की के चक्कर से वो निकल चुके. हमने उसको इतना इमोशनलाइज कर दिया, जब तक वो रुलाए ना हमें, हर वक्त हम रोते रहते हैं. कौम रो रही है, मतलब कि हम कुछ चाहिए. और दूसरी चीज़ एक और मसला हो गया कि हम एक्चुअली एक अजीब व गरीब क्रिएचर बन गए कलेक्टिवली, कि हमारी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर हो गई, शॉर्ट मेमोरीज. ये एक तो अभी इस पर रोते रहेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर किसी दूसरी चैप्टर पर रोएंगे. पहले अमर लियाकत की शादी पे पहले गाली निकाल 3 दिन चलेगा वो, अब वो मर गया, अब उसकी हमदर्दियां कर रहे हैं, उसके बाद हफ्ते बाद वो भूल जाएंगे. इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होता है? वो कुछ फोर्सेस बैठी हुई हैं जो उसको पॉलिटिकली यूज़ करती रहती हैं, हमारी इस इंसान की कमज़ोरी को. ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमें एक साइकिल में, विशेष साइकिल में फंस गए. हाँ, ये वी आर ट्रैप्ड, वी आर ट्रैप्ड. और इसमें से कोई भी मतलब की बात, कोई सही बात कह के तो गुजर जाए, यानी वो सोसाइटी में शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकता. ये इतना इसमें सर इसका एक एलिमेंट ये आया, मिस्टर सॉरी मैं, कि एकदम जो ना पाकिस्तान के अंदर पहले तो स्लो था ब्रेन ड्रेन, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त अगर नंबर 1 इशू है ना, वो इस मुल्क का जो टैलेंट है, जो क्वालिटी के लोग हैं, जो सोचने वाले, आपने बोला कि सवाल करने वाले, जो पहले सवाल करने नहीं दिया चाहता. कहते गुलाम को गुलामी पसंद ना हो तो आका पैदा नहीं होता. सर बिल्कुल, तो वो जो सवाल करने वाले लोग हैं, जो टैलेंट हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने तलाहियत दी हैं, वो फिर ब्रेन ड्रेन होके सब चला गया. सबका दिल चाहता है कि हाइड पार्क में जाके तकरीर करें खड़े होके, बस वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पर कोई आपको सवाल नहीं सर करेगा. ये ब्रेन ड्रेन और कैपिटल ड्रेन, अब सरमायादारी बात है, इतने जब झकड़ देंगे, इतनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई कर देंगे, इन्फ्लेशन, डॉलर डिस्पैरिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरेस्ट रेट्स, तो उससे ये मेरा सवाल है कि ब्रेन ड्रेन और कैपिटल ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, ये रिवर्स कैसे किया जा सकता है? ये ऐसा सवाल है जो कि आप एक
यानी मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा वो चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप चाहिए जिसमें तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग मौजूद हों, जो कि इंटरेक्ट करने का कर सकें, पहले क्लोज सर्कल में फिर ओपन सर्कल्स में, और वो ऑब्जेक्टिवली ना करें, उसको किसी पॉलिटिकल गेन के लिए ना करें, वो इन तमाम ऑब्जेक्टिव से बालातर हों, इन तमाम ऑब्जेक्टिव से बालातर हों, और वो ऐसा इंटेलेक्चुअल ग्रुप हो जो जिसे कहें आप सोशल थिंक टैंक कहते हैं आप उसको, नॉट द पॉलिटिकल थिंक टैंक, वो सोशल थिंक टैंक हो जो कि सोसाइटी में बात करने के लिए सलाहियत पैदा कर सके लोगों के अंदर। ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है जिसको डिके आपने 10 साल में कर दिया, उसको आप 50 साल में इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सोशल चेंज की बात है। सोशल चेंज 2 दिन में नहीं हो सकता, ना उसकी तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन इसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन से है, आपके एजुकेशन में आने वाले आपके एटीट्यूड से है, आपकी तरबियत से है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस डायरेक्शन में सोचना समझने की तो ज़रूरत महसूस नहीं होती ना हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम हर चीज़ मांगे तांगे की यूज़ करने की आदी हो चुके हैं। हमारी लाइफ स्टाइल भी आप देख लें तो सारा का सारा हमारा एंड प्रोडक्ट है ना वेस्टर्न। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। हम तो उस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का हिस्सा ही नहीं है सिरे से। आपने बड़ी प्यारी बात की। वो पंजाबी में ना अक्सर लाइन लिखी होती है ट्रक के पीछे और रक्षा के पीछे के, अक्ल है तो सोचा ही सोचा, अक्ल नहीं तो मोजा ही मोजा। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, या अपनी एहसासात को मार दीजिए। अगर हम में से कुछ सेंसिटिव हैं तो वो यहीं घुट के मर जाते हैं इसके अंदर। तो बात ये है कि हम इस तरीके से, अगर मैं कोई अपना एक इंडिविजुअल आइडिया प्लान कर दूंगा तो उसमें शायद एक वजह ये होगी कि जो मैं कोई अपने सेल्फ प्रोजेक्शन, भाई बात ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने पूछा, मुझे सवाल किया कि सोसाइटी में क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक कोई इंडिविजुअल लीडर शायद ये आके ना कर सके, क्योंकि ये तो पैगम्बरों का काम है। लेकिन कलेक्टिवली शायद मैं फिर भी अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं चूँकि बुनियादी तौर पे बाय नेचर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो लिहाजा मैं इसके अंदर से फिर भी एक बेहतरी की शक्ल निकाल देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जहाँ ये कम्युनिकेशन और मीडिया आपको नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर इसमें एक पॉजिटिविटी का रुझान भी है। अब वो क्या है? वो इस तरह से है कि सही या गलत इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है इंसान तक, उस लेवल तक पहुंच रही है जिस लेवल तक पहले किसी दौर में नहीं पहुंची थी। सोचा नहीं जा। तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना, आपको एक दूसरे रिवर्स रास्ता दिखा रही है सच्चाई तक पहुंचने का भी। बिल्कुल हो रहा है। ये एक हमारे लिए एक रे ऑफ होप है। मैं इस पे एक फैज़ की एक आपको नज़म सुना चाहूँगा। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ों को हिट करती है, लेकिन नहीं, आई लव फैज़ सर। इस नज़म का नाम है सैकल। सैकल यानी तलवार की धार चमकती हुई। ठीक है। अब ये ट्रुथ के ऊपर के भी किस तरीके से और वो किस तरीके से सोसाइटी में हो सकता है, हो रहा है, अंडर करंट मौजूद है, जिसको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। वो कह रहे सुनो के शायद ये नूर सैकल उस तलवार की धार को कह रहे हैं जो कि डिवाइन चमक है, समझ लीजिए, जो कोई कहें। सुनो के शायद ये नूर सैकल है उस सहीफे का हर्फ अव्वल, जो हर कसो ना कसे ज़मी पर, दिले गदाया ने अजमई पर, टॉम डिक एंड हैरी सब उतर रहा है फलक से अब के। वाह। सुनो कि इस हर्फ लम यजिल के हम ही तुम ही बंदगाने बेकस, अलीम भी हैं, खबीर भी हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। हर एक उलुल अम्र को संभालो, हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशां, पढ़ेंगे दारो रसन के लाले। कोई ना होगा कि जो बचा ले, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी। यहीं से उठेगा रोज़े महशर, यहीं सवाल और जवाब होगा, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। तो बात यह है कि वो जो अंडरलाइन करंट चल रहा है ना आपका, जो एक कम्युनिकेशन का एक दौर आ गया है दुनिया भर में, वही आपके लिए फ्यूचर की रे ऑफ होप है कि वहाँ से अब आपके अंदर ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए कॉमन मैन के अंदर सलाहियत पैदा हो रही है, जो पहले ज़माने में नहीं थी। मतलब वो जो सफ़र था सदियों का, जी,
अब वो तो सिर्फ चंद ये सालों का रह ही गया। इसीलिए सिमट मैं आया अपने वो आप सर। को, जो आपने फरमाया ना, अवामिल नहीं नज़र आ रहे हमें, दूसरे अवामिल नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आप लेकिन जो इमोशनल अंडरकरंट टर्मोइल है, का शिकार हैं, आप सोशल डिसरप्शन का शिकार हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन की हाँ लहर है ना, इसलिए आपको एक रे ऑफ होप प्रोवाइड कर रही है कि यस देयर इज़ होप। है का वाकई कुछ नजर ऊपर से कुछ है, और ये पूरी जो यूनिवर्स चल रही है इसके अंदर कुछ और। हालांकि कम्युनिकेशन की ये दौर फैज़ के दौर में आई नहीं थी, लेकिन फैज़ साहब ने पता नहीं कहाँ से विजुअलाइज कर लिया है, तो बड़े लोग तो विजुअलाइज कर लेते हैं सर ये चीज़ों तो इकबाल का एक शेर है, अगर मुझे इजाज़त दें तो एक मैंने इकबाल का एक वो शेर है, मैं 100 साल पहले लिखा था, मुझे याद, आज सोलर का ज़माना ना, सारी दुनिया सोलर सोलर कर रही है ना। इकबाल ने कहा था, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है खरा, तुम जिसे समझ रहे हो अब ज़रे कम अय्यार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी करेगी। साखी नाजुक पे जो आशियाँ बनेगा ना पायदार होगा। और एक और कहते हैं कि जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, यानी कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया। सर देखिए मैं हैरान हूँ कि इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। ठीक है, ये जो अंदर का जो अंधेरा है वो है ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाह का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र का, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, इंसान अंदर के अंधेरे को ख़त्म करना चाहिए। अंदर का जो अंधेरा है वो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ इंसान का। सर आगे 2-3 छोटे से सवाल फिर क्लोज करता हूँ। व्हाट इज सक्सेस इन योर वर्ड्स? सक्सेस आप यूँ कह लीजिए कि रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। वही ना, वो आपकी क्या सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये मैं इस गिमी के नहीं पढ़ा, मुझे अपने अल्फाज दें इस कॉन्सेप्ट को कि क्या है। मतलब कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, मैं ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन नहीं करूँगा, हर का इंडिविजुअल होता है, उस ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में अंदर चंद कदम ले लेना सक्सेस है। जो भी आपका मकसद है, जो मकसद है आपका, मकसद तो डिफाइन, मकसद तो हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ का कायद-ए-आज़म का अपने मकासद थे, गांधी जी के अपने मकासद थे, पैगंबरों के अपने मकासद थे, और आम इंसान के अपने मकासद होते हैं। एक आदमी अपने बच्चों को पालना है उसने, वो मकसद भी है उसका, वो भी उसका ऑब्जेक्टिव है। तो सक्सेस क्या हुई कि जब वो अपने बच्चे को दो वक्त की रोटी उसने खिला ली अगर, तो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए 2 कदम आगे बढ़ गया। उसने अपने बच्चे को एजुकेशन दिला दी, उसका ऑब्जेक्टिव था, 2 कदम आगे बढ़ गया उसमें। उसने अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर दिया, सक्सेस हो गई। तो ये हर स्टेप पे सक्सेस होती जा रही है। और वैसे एक बात है कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी सक्सेसफुल होती है अल्टीमेटली, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर डाउन हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो एक ग्रोथ को जन्म देती है, नए ग्रोथ को जन्म देती है, और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, ये पूरी दुनिया आगे तरक्की करती है, इंटीग्रेशन होती है, उस इंटीग्रेशन से वो तरक्की वो होती है। देखो सूरज की तपश, चांद की चांदनी और मट्टी की नमी और ये पानी, ये मिलके एक आपको नई ग्रोथ देते, तो वो ग्रोथ देते। बल्कि ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है ना कि सोसाइटीज़ आती हैं फिर चली जाती हैं फिर बढ़ती हैं, लेकिन वो एक इर्तिका का सफ़र चलता रहता है। सक्सेस ही उसको आगे लेके जाती है, वो सक्सेस आगे ले जाती है। तो ये तो चीज़ चल रही है, हम उसमें टेम्परेरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम भी उसमें गुजर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, रे ऑफ होप है, वो रे ऑफ होप वही है। रास्ता मुझे ये नज़र आता है, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता अपने आप को डेवलप करने का। हैप्पीनेस, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। सर हैप्पीनेस इस ये सारी चीज़ें आप वो पूछ रहे हैं जो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। सर मैं वही तो देखो, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ये सारे, ये मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्योंकि जिस बंदे के पास फिलॉसफी ऑफ क्लियर है, ये 8-10 बेसिक क्वेश्चन उसकी ज़िंदगी में अर्ली टाइम्स में क्लियर हो जाते हैं, तो फिर बंदा क्लियर हो जाता है ज़िंदगी में, वरना फंसा ही रहता है। देखिए, जिस चीज़ से इंसान को सच्ची खुशी हासिल हो ना, वो चीज़ जो है ना, वो मैंने जब कुरानिक इस आइडिया पे गौर किया ना, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त बात लगी। और ये बात मुझे दुनिया में कोई और दूसरी बात ऐसी नहीं लगी जितनी मुझे ये बात लगी कि इंसान बुनियादी तौर पे सेल्फिश नहीं है, बल्कि वो दे के खुशी महसूस करता है। ये जो दे के खुशी महसूस करने वाली बात है, बड़ी जेन्युइन है कुरानिक, एंड आई एग्री विद दिस कुरानिक थॉट कि जी इंसान बुनियादी तौर पे दे के खुशी महसूस करता है। वो सेल्फिश इसलिए हो जाता है कि वो फियर का शिकार हो गया है, उसको कल का पता नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम दुनिया में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएं कि जिसके अंदर के आप फियर निकाल दें सोसाइटी से, तो आप प्योर दे के खुशी महसूस करने वाले हो जाएंगे। इसको ना बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, हम साइकोलॉजी
कि तालिब इल्म है, हम इसको कहते हैं कि जिस माशरे में एम्पथी हो, एम्पथी होता है व्हेन आपको किसी, कहते हैं कि इशफाक साहब कहा करते थे कि जब आपको अपना दर्द महसूस हो तो आप क्या कहते हैं, आपको अपना दर्द, आप यू आर लिविंग, जिंदा हैं आप, बिल्कुल। लेकिन जब आपको दूसरे का दर्द महसूस हो तो आप फिर इंसान के ओहदे पे आते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। आपको अपना दर्द हो रहा है तो आप लिविंग में हैं, इंसान नहीं है। जानवर भी है ना वो। जानवर भी अपने लिविंग, उसको पेन होती है वो भी चीख मारता है। बिल्कुल। कुत्ते के पाँव पूछल धूप में पाँव रखो वो भी चीख मारेगा, लेकिन जब आपको दूसरे का दर्द महसूस हो, ये एम्पैथी है। एम्पैथी के बगैर माशरा जो होता है ना, वो कहते हैं कि कैंसर टू द सोसाइटी इज इनडिफरेंस एटीट्यूड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप बेहिस हो जाते हैं तो फिर जानवर की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं आप। वो जो कौमों का जिक्र आपने कुरान की बात की कि कई पे, सर वो जो उनके 4 बच्चों के अलावा उनके बच्चे भी चले जाते हैं 9 में तूफान में, फिर कोई नहीं हो जाती। अगर आप जहाँ कौमें खत्म हो जाती हैं जब एम्पैथी खत्म हो जाती है सर। बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% एग्री। ये एम्पैथी। और जब आपने बात की ना बच्चे, सर बच्चा जब पैदा होता है, मैंने स्टडी किया है सब्जेक्ट को, इमोशनल इंटेलिजेंस को 20 साल से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कहा एम्पैथी किस में होती है, तो वो बड़े का वही बात, जब बड़ा हो जाता है इंसान तो फियर आ जाता है और क्या उस वजह से एम्पैथी का सफर रुक जाता है। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, अब इंक्यूबेशन में छोटे बच्चे नहीं होते, जब आप आईसीयू में बच्चा जब पैदा होता है तो उसको रखा जाता है ऑक्सीजन पे कुछ घंटों के लिए, तो कहते हैं एक बच्चा रोता है ना सर, उसकी जो पेन की आवाज़ सुन के सारे बच्चे रो पड़ते हैं। हाँ सही, सही बात। बच्चा पैदा ही एम्पैथी के साथ होता है। ये तो माशरा मट्टी डाल के ऊपर एम्पैथी को दबा देता है। सही है। वो सेल्फिश हो जाता है। वो सेल्फिश हो जाता है, वरना तो मतलब कि बुनियादी तौर पे इंसान ये है मौजूद, ये उसकी नेचर में है। बुनियादी तौर पे वो आदमी जो है वो बेसिकली वो सेल्फिश नहीं है, हमने उसको बना दिया, सोसाइटी ने उसको सेल्फिश बना दिया। सर वासफ अली वासफ का मैं शागिर्द हूँ, वो कहा करते थे कि ये जो कायनात में ना, कहते हैं जी कि अगर जो सच में भी तजाद होता है, जरा सुनिएगा, सच में भी कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं। ये पैराडॉक्स ब्यूटी ऑफ सच है, लेकिन सच की जो जिसको समझ है ना वो समझता है, क्योंकि पीसीस ऑफ ट्रूथ होते हैं ना, उसको जोड़े पीसीस को जो ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, लेकिन फिर जाके सच मुकम्मल होता है। तो कहते हैं कि सच का ऑपोजिट जो ना बातिल नहीं होता। जरा सुनिएगा, वो कहते हैं, हमने कहा सर सच का तो ऑपोजिट बातिल है। कहते हैं कि जी बातिल नहीं होता, क्यों कि कायनात में बातिल है ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है, सही बात है, ये बड़ी सूफी बात है। इस कायनात के अंदर इसका एक्सटेंशन है। वो कहते थे कि ना ये जो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई थी, कायनात क्रिएट हो गई, यूनिवर्स बन गई, साइंटिस्ट और जो कि बदलती रहती हैं। तो वासफ साहब कहा करते थे, हम पढ़ते थे उनके पास, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था उनसे पास जाके, तो वो कहते थे कि ये जो ना कायनात जो ना ये हुस्न है, ये पूरी यूनिवर्स है ना एक रिदम में है, ठीक है ना जी। और वो कहा करते थे ना, मैंने आपसे सक्सेस पूछी ना, मैंने वासफ साहब से पूछा सर व्हाट इज सक्सेस, कहते जब आपकी हार्ट बीट इस यूनिवर्स की हार्ट बीट के साथ कोलैबोरेट कर जाए तो वो आप हाय 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 उस लेवल पे आ जाते हैं। वो मतलब बड़ी लेवल। सही बात है। तो कहते हैं कि जो हुस्न है, मैंने कहा सर मैं समझा नहीं, कायनात हुस्न है। कहते हैं कि अगर ये हादसा होता, हादसे में हुस्न नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात की। हादसे में ये बड़े ऑब्जेक्टिवली है, हादसे में हुस्न नहीं होता सर। ऑब्जेक्टिवली ये हुस्न जो होता है ना, हुस्न की अगर आप उर्दू में डिक्शनरी में जाके अंग्रेजी में ब्यूटी की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा होगा हार्मनी, बैलेंस। जिसके अंदर बैलेंस होगा ना उसके अंदर हुस्न होगा। आर्किटेक्ट जो होता है प्यारा है ही सारा बैलेंस का नाम, करेगा यही बैलेंस ही करेगा, यही करेगा ना, हार्मोनाइज करेगा ना, 10 चीजें ऑपोजिट पकड़ के उसको एक हार्मोनाइज करेगा। बिल्कुल नहीं, बस सही बात की, बहुत अच्छी बात की, सही बात। दैट इज कॉल्ड ये जो ना डिस्कवरिंग द ट्रुथ। सही बात। पीसीस लेकर वो जो मुसंदर हुसैन तारड़ थे, वो उनसे पूछा ना, मैंने एक दफ़ा सवाल सर उनका मैंने सेशन किया, तो मैंने उनसे सर पूछा कि सर ये आपने पाकिस्तान को जो इतने ट्रेवलॉग्स लिखे, वो लेजेंड है ना सर, आधी दुनिया देखी, बल्कि 100 मुल्क देख चुके। तो मैंने कहा सर क्या आपको मोटिवेशन आई, क्या सीखा? तो मुसंदर हुसैन का तारड़ का बड़ा प्यारा जवाब था, कहते इजाज़ मैंने ना देखा कि मेरा एक अपना सच है। मैंने पूरा पाकिस्तान जब देख लिया ना, हुंजा से लेकर लाहौर तक सारे डिस्कवर किए ना जब मैंने चीज़ें, तो मैंने कहा ये मेरा सच है। मैं अपना बड़ा प्राउड था कि मैंने सच डिस्कवर कर लिया। लेकिन जब मैंने 100 दूसरे मुल्क देखे, मैंने सारी दुनिया के जो बड़े जो नॉन कंट्रीज है सब जगह विजिट किया, तो फिर देखा कि उनका अपना सच है। जब मैंने उन 100 सच के साथ अपना सच जोड़ा, तो फिर एक मुझे सच की तस्वीर, कुछ शक्ल, जैसे हम छोटे होते खेलते थे ना सर, पजल्स में पीसेस खेल के पिक्चर बनाते थे, लार्जर पर्सपेक्टिव में पता चला सब। तो जब पता चला कि यार असल सच है, तो अब पता चला मेरे पास तो पीस ऑफ ट्रूथ था और उसी को मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ समझता रहा। बहुत अच्छी बात की है।
जब तक आपका सच दूसरे सच के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। हैं? वही बात, यू मे डिसएग्री बट यू हैव टू एग्री टू डिसएग्री। हाँ सही बात है, वेरी ट्रू। यू कैन नॉट डिसएग्री बट यू हैव टू एग्री टू डिसएग्री। बहुत अच्छी बात की, बहुत ये अब आप जब एम्पैथी करेंगे, 6 और 9 का डिफरेंस खत्म कर देंगे कि मैं 6 देख रहा हूँ, आप 9 देख रहे हैं, रियलिटी एक होती है ना 6। तो आप फिर उस वक्त आप तमाम इंसानियत की दुख जब और दर्द पर्सपेक्टिव को सारे होंगे, समझ सकेंगे, जब सोसाइटी आप के दुख दर्द सर समझ 6 और सकेंगे। 9 का डिफरेंस मैं लिखता हूँ ना 6, आप उसको क्या पढ़ेंगे 6, मैं पढ़ता हूँ 9, क्योंकि ऑपोजिट बैठा हूँ मैं आपके। ये हाउ यू सी द थिंग। हाउ यू थिंक द थिंग्स। ये सर लास्ट में सवाल है, ये तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू निकल गए। एक मैसेज जरा इधर देखिए सर, पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए मैसेज बता दीजिए सर जाते जाते। और एक फैज़ गालिब पे एक लाइन सुनो, मैं क्लोजिंग करनी है, पहले एक मैसेज दीजिए ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म टू यंग पीपल सर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मेरे ख्याल में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिनमें नेचुरल रिसोर्स इतना अवेलेबल हो जितना फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यहाँ पर यूथ यानी जो किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, उसके अंदर नए आइडियाज़ आने के लिए, लाने के लिए यूथ की ज़रूरत होती है। 60% आपको पता है अंडर 25 परसेंट लोग मौजूद, 15 करोड़ बच्चे हैं सर। 60% लोग जो हैं 25 बिलो साल से हैं। बिलो हैं, जो एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने दी है। आप इटली में चले जाइए, आप यूरोप फ्रांस में चले जाए, माइनस में जा रही है आपको ऐसे ऐसे इलाके मिलेंगे जिसमें एक भी मौजूद नहीं है, नहीं बचा रही है, और वो ऑलरेडी एक डिजनरेटेड। लेकिन हम डिजनरेट हो गए हैं अपनी सोच में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो सकी हमारी। हमें जिन अवाबिल से 2 सदियों से गुजरना, 3 सदियों से, बल्कि 1200 साल से मैं कहता हूँ गुजरना पड़ा, तो वो उसने हमें एक हमारी सोच पे, हर चीज़ पे हमें पाबंदी लगा दी। मैं ये नई नस्ल को मशवरा ये दूंगा कि अपने अंदर से सवाल करने की सलाहियत को बरोकार लाइए। वाह। आप जब सवाल करेंगे तो आप रिसर्च कर सकेंगे, तो आप डेवलप हो सकेंगे। जब आप सवाल ही नहीं कर सकते तो आप क्या आगे डेवलप करेंगे सिवाय इसके कि तकलीद करें। तो मेरे ये आपको मशवरा है कि अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर सवाल करने की सलाहियत को डालिए ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर ग्रोथ हो सके। वो ग्रोथ इस डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी जिसका अनपैरेलल, कोई पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि आपके तमाम पोटेंशियल्स आपके मुल्क में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इसमें हम उन फैक्टर से भी फाइट आउट कर पाएंगे जो कि हमारे सरों पे मुसल्लत किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना सोचने की सलाहियत। ज़बरदस्त सर। फैज़ या गालिब या इकबाल का कोई एक ऐसा खूबसूरत मिसरा जो दिल के पास है, प्लीज शेयर कर दीजिए सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। जॉन एलिया का एक शेर है कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। एक ही तो हादसा है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और ये मैं मुनीर न्याज़ी को इसके साथ जोड़ता हूँ, कहते हैं जी कि कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो। सारी बातें अगर कह दी तो फिर क्या रह जाएगा। और मुश्ताक, और उसका क्लोजिंग पेपर मैं जुमला सर का जो टेक अवे है मेरा आज का जो गुफ्तगू का, और एक क्लोजिंग के ऊपर फिर मैं एक मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त है, बड़ी मेरी फेवरेट बुक, उसका एक जुमला मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। पहले तो ये है कि आज का जो मेरा टेक अवे है वो 3-4 चीज़ें जो मैंने आज हबीबी साहब से सीख के जा रहा हूँ। नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो आपने लेके चलनी है वो लीडरशिप है। और लीडरशिप के अंदर आपकी एक जो सलाहियत है कि आपने सबको लेके चलना है, आपने टीम डेवलप करनी है अपने अंदर, अपनी कंपनी को अगर आपने। दूसरी चीज़ जो आज मैं लेके जा रहा हूँ कि जो ज़िंदगी की है ना, वो क्रिएशन का नाम नहीं, डिस्कवरी का नाम है। अपने अंदर का जो टैलेंट है, चाहे अपने इदारे का है, अपने मुल्क का है, इस कायनात का है, उसको डिस्कवर करना है, तो इसको अंदर कर लें तो आपको कर दे। चौथी चीज़, जो तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सवाल करना। क्योंकि सवाल जो होता है, और अरिस्टोटल का एक फ़िलासफ़ी थी कि वो जब नई नस्ल को, बच्चों को इकट्ठा करके लेक्चर देता था ट्रुथ के ऊपर सर,
तो वो कहता था क्या है जी, आप क्या करते हैं? कहता जी आप लोगों को बगावत पे उकसा रहे हैं। कहता नहीं, मैं बगावत नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ सवाल से करना सिखा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात। क्योंकि सवाल करना ही बागी बनाता है ना सर। बिल्कुल, वही आप चैलेंज करते हैं, आप स्टेटस को आप पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, पैराडाइम्स को फिक्स करते हैं। आप चैलेंज करके ही तो अगले स्टेप ग्रो पे आते करते हैं, वरना आप ग्रोथ नहीं कर वरना सकते, डेड हैं आप। वरना स्टिंटिंग ग्रोथ है ना। मैं तो स्टिंटिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में मुख्तार मसूद की बात के साथ मैं क्लोजिंग पे हूँ इसी आज की कन्वर्सेशन, जो कि वेरी डीप कन्वर्सेशन थी। मुख्तार मसूद अपने वाज़े दोस्त में कहते हैं कि मरदमशुमारी करोगे, सर आपके लिए मरदमशुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मरदम शनासी करोगे तो 22 भी नहीं मिलेंगे। ये कहत और रिजाल है। वाह वाह वाह। इस कहत और रिजाल से फेज में से गुजर रहे हैं, और आज उन 22 में से मुझे एक 21 मिल गए थे, 22 में की तलाश थी, वो आज मिल गए। इजाज़त को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।